वो फटामंदी से चलती अपना ड्रेस निकाल कर बाथरूम में बंद हुई थी। बाबा, मामा का फ़ोन चला हुआ है पर वो कुछ नहीं लगा रही। उसके जाते ही फेरी ने संभल कर बुरहान को बताया। आपकी मामा एक भूतनी है, हुंडी कहेंगी। मुझे उसने ही गिराया। वो नज़रअंदाज करता चलकर बोला। वो सीधा होकर बैठा। फेरी अफसोस से नफ़ी में सर हिलाती रह गई। आप दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, शायद मेरे बूढ़े होने तक। बुरहान पहले चौंका फिर हंसा। अच्छा, अब उठें, बेडशीट दुरुस्त करें। अपने बैग कॉपीज टेबल पर रखकर उठी तो सर हिलाते फरहान ने ताकीद की। फिर दोनों ने मिलकर बेडशीट बिछाई और तकिए कुशन सेट किए। दोनों के बीच उसका प्रिंसेस कवर वाला तकिया बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर अफसोस, प्रिंसेस के हाथ में गन जो उसकी मामा ने हाथ करके पकड़ाई थी। जहाँ उसके नाइट ड्रेस के ट्राउजर्स पर जगह जगह चाकू हंजर पिस्टल से प्रिंटेड थे, वहीं टी शर्ट पर एक बारबी डॉल थी जो उसके बाप ने ले ली थी। जहाँ एक तरफ वार्डरोब में फ्रॉक शलवार कमीज़ें रखी थीं, वहीं दूसरी तरफ मामा की ली गई पेंट टी शर्ट स्कर्ट्स रखी थीं। उसका बाप उसे मासूम लड़की बनाना चाहता था और वही तरबियत देना चाहता था। वहीं उसकी माँ उसे मजबूत सबसे लड़ने की हिम्मत देती, हथियार भी थमाना चाहती थी और वक्तन फ़वक्तन उसे बहुत कुछ सिखा देती थी। और बुरहान भी अपने मिशन पर था, उसे प्यारी सी लड़की बनाने में। होमवर्क करवा कर जब बुरहान ने उसे ड्रेस चेंज करने भेजा तो उसी वक्त मुस्कान नाइट ड्रेस में बाहर आई। सिल्क की ब्लैक पाँव को छूती नाइटी में उसका वजूद बुरहान की आंखों में तपिश पैदा कर गया और उसी तपिश का गर्म था कि वो बालों को ब्रश करती मिरर में उसे दिखने लगी। पर दूसरे पल गुस्से से मुंह फेर लिया। वो मुस्कुराया और चलता उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। आईने में दोनों का अक्स मिलाने लगा, एक खूबसूरत मुकम्मल कपल की तस्वीर में। नाराज हो? उसी गंभीर आवाज़ गूंजी। मुंह धोकर रखो। वो तमस्सुर से हंसी और बेनियाजी से ब्रश करने लगी। नहीं, तुम्हारे से काम चला लेंगे। उससे मुस्कुराकर कहते जरा सा आगे झुककर परफ्यूम की शीशी उठाई और उसके सुर्ख चेहरे को देखा। दिल जैसे लड़खड़ा गया रास्ते से उसके तीखे नैन नक्श में सुर्खी देखकर। काफी नफ्स परस्त लगते हो, मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचा था। मैं सोची थी काफी अच्छे हो, पर तुम्हारे बार बार करीब आने और बहाने से छूने पर तुम्हारी बदकारी का वाज़ह सबूत है। कभी शेरीन के साथ तो कभी मेरे साथ। वाह। वो उसे कान में जहर उंडेलने लगी। बुरहान का चेहरा जो मुतबस्सिम था पल में फीका पड़ा। फिर एक साया आया, दूसरा गुजरा। साथ ही वो गुस्से एहसास तौहीन किरदार पर दाग लगने से गुस्से से भड़क उठा। शट अप। विल यू शट अप, बदतमीज लड़की। एक झटके से उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर धाड़ा। बुरा लगा ना? मुझे भी लगता है। जब मेरा दामन पाक होने के बावजूद मुझे तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप ऐसे दिखते हैं जैसे कि मैंने 1000 मर्दों का पिस। वो गला फाड़ कर चिल्लाई पर बुरहान ने गुस्सा सब से उसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ रखकर उसके बाकी के लफ्ज हलक में दबा दिए। तुम्हें झूठी जात की जरूरत क्यों पड़ती है मुस्कान? अगर मैं किसी ऐसी जगह से होता तो क्या अपनी जात छुपाता? नहीं, हरगिज नहीं। क्योंकि वहां पैदा होना मेरा जुर्म नहीं था। और माइंड इट, मैंने तुम्हें दागदार नहीं किया था। सिर्फ ये बताया था कि तुम किसकी बेटी हो। क्योंकि मेरे नज़दीक कोई जुर्म नहीं। तुम एक कोठे वाली की बेटी हो। मैंने जो सच बता वो बता दिया। हाँ, तुमसे शादी करना उन्हें एक धचका देना था। पर तुम्हारी जात छुपाकर मैं तुम्हारी शख्सियत नहीं छुपाना चाहता था कि कल कल ये सोच तुम्हारे दिमाग में आए कि मैं किसी को शर्म से नहीं बता सकता कि तुम किसकी बेटी हो। अगर मुझसे मिनिस्टर भी पूछे तो मैं बगैर शर्म झिझक के बताऊंगा कि मेरी बीवी किसकी बेटी है। इज्जत औरत की जात की होती है, उसकी पैदाइश की जगह की नहीं। और अम्मी अबू जो कहते हैं वो तुम्हारी कमज़ोरी हाथ आ जाती है। लोगों को तो वो टॉर्चर भी वैसे ही करते हैं। तुम्हारी जात ही तुम्हारी कमज़ोरी है। वो सर्द लहजे सुर्ख आंखों से कहता उसे झटके से छोड़कर अपना ड्रेस लेकर बाथरूम में बंद हो गया। मुस्कान साकित से वहीं खड़ी रह गई। वो दोनों आकर बेड पर लेटे तो फिर तकिए में मुंह छुपाए मुंह के बल पड़ी थी। दोनों की वायक वक्त उस पर नजरें पड़ी। फेरी। दोनों ने उसकी पीठ पर साथ हाथ रखा कि उसकी नाजुक उंगलियों पर बुरहान की मजबूत उंगलियां आई उसके माथे पर शिकने पड़ गईं। उससे झटके से मुस्कान का हाथ पीछे किया। वह हैरान हुई। मुझे बाद में बुलाएं, पहले आप खुद झगड़ कर अपना शौक पूरा कर ले। उससे चिढ़कर कहा और तकिया मजीद मुंह में भींच लिया। मुझे कोई शौक नहीं किसी से लड़ने का। बुरहान ने गुस्सा दबाकर कहा। "हम्म, जैसे मैं मर रही हूँ लड़ने के लिए।" वो जलकर बोली और आंखें घुमाई। फेरी का दिल किया अपना सर फाड़ दे। मर जाओ। वो भुन्ना कर बड़बड़ाया। तुम फोत हो जाओ। वो सुनकर जोर से बोली। साथ में वो तुम्हारी दोस्त ही मर जाए, कीड़े पड़ जाए, दोनों में बदबू आ जाए तुम दोनों में। तुम बढ़ रही हो हद से।
मैं धक्के देकर यहाँ से निकालूंगा। वो बिलबिलाकर गुर्राया। निकाल कर तो देखो, पॉकेट में नहीं आई, निकाह करके लाए हो गिड़गिड़ाकर। उससे जिताया। हाँ, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारी जगह मैं एसपी शेरीन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। ओह, तो सारा माजरा ये है। वो झटके से उठ बैठी। इसीलिए महबूब को तकलीफ पहुंची, दूसरे दिन टपक पड़ी। वो गुर्राई। बुरहान उठ बैठा। 7 फेरी में शराफत से उठ बैठी। तकिया बाहों में भींच कर जुमाइयाँ रोकने लगी। वो मेरी इयादत के लिए आई थी। उसने जताया। ओ, फिर फूल भी लाती तुम्हारी कब्र पर चढ़ाने के लिए। हाँ, लाती, जरूर लाती, पर मैंने मना कर दिया, ये कहकर कि मेरी बीवी अभी मनोज जिंदा है, उसके मरने के बाद लाना। अब बस भी कर दे अल्लाह जी, कौन से इंसान है ये दोनों। दोनों तरफ हाथ उठाकर उसने टोका और वो चुप भी हो गए। तो फेरी ने गहरा सांस भरा। और अब अगर लड़ना है तो रूम के बाहर चले जाएं दोनों, बस मुझे सोना है। वो हुक्म देती तकिया दुरुस्त करती लेटी। दोनों ने चोर नसों से एक दूसरे को देखा और जब नसें चार हुई तो वो चोर नसरें कहा जाने वाली नसरों में बदल गईं और अगले लम्हे सीधे लेटे कुछ देर तीनों की नजरें छत को घूरती रहीं। फिर दूसरे ही पल रूम में किलकिलाहटें चीखें गूंज उठी जब दोनों के हाथ फेरी को गुदगुदाने लगे। बस कर दे, अब मैंने क्या किया है। वो निढाल सी हंसी फड़फड़ाने लगी। तभी उससे गुदगुदाना छोड़कर दोनों का बाजू उसके गिर्द फैला। बुरहान से नासिया बेगम बात कर रही थी, ना ही कमाल साहब, पर वो मुतमईन था अपने घर के, क्योंकि उसने हुरुलैन को उनकी जायदाद के हवस में खोकर बहुत नासूर पाया था। अब कोई ऐसा इरादा नहीं था। कुछ देर में मोबाइल पर रिंग हुई। वो चौंका। साथ मुस्कान ने भी आंख खोलकर उसे देखा। वो उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर वहां से उठा और बैल्कोनी में आया। सर, ये दोनों नंबर अब बंद हैं, मीन्स इस्तेमाल में नहीं, पर इनकी लोकेशन मैसेज इस्लामाबाद और लाहौर से शो हुई है। ऐसे जो तफसील दी नंबर की, वो हैरान हो गया। ठीक है, तुम लोग तैयार हो? उससे कहकर दूसरे काम का पूछा। यस सर। जवाब सुनते कॉल डिस्कनेक्ट की और वापस आकर बेड पर लेट गया। मुस्कान उसके बेतासु चेहरे को देखती रही और चिढ़ाने के लिए अपना पाँव उसकी टांग पर रखा। बुरहान को तो जैसे करंट छू गया। उसे नसें उठाकर उसकी टांग को देखा और फिर उसे ये क्या बेहूदगी है? उससे ऐसा से कहा, सोई हुई फेरी के ख्याल से। मुस्कान कंधे उचका गई। मेरा हक है, उससे जिताया। भूल गई हो, सिर्फ माँ के लिए हो यहाँ। वो भी जिताना नहीं बोला। खुशफहमी है, मैं अब तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी, या तो तुम्हें मारूंगी या खुद को अलग होने की सूरत में। उसके पाँव की उंगली से अपनी उंगली की छेड़छाड़ करते वो एक जज से बोली। बुरहान का चेहरा सुर्ख पड़ गया और उसने उसके पाँव के तिल पर चला होने का सोचते अपने अंगूठे से जोर दिया कि वो सी करती रह गई। वो मुस्कुराया, पर दूसरे पल उसे आंख मारते देखकर उसकी मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। बेशरम, बड़बड़ाकर उससे करवट बदली। क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ ब्लैक नाइटी में। वो आहिस्ता से फेरी को अपनी जगह सुलाकर उसकी जगह खुद लेटी थी और उसके गिर्द बाजू डालकर कान में बोली कि बुरहान इस अवतार पर साकित पड़ गया। उसने शौक की हालत में छुई करवट बदल कर देखा तो दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ गईं। बुरहान ने सर बुलंद करके फेरी को देखा जो ब्लैंकेट में दबकी सोई हुई थी और फिर अपने करीब देखा जो उसके सीने पर सर रखे उसकी आंखों में देख रही थी। उसके नाजुक वजूद का लम्स, उसकी महक, उसके असाब सुन कर गई। अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसें उसकी आंखों में खुमार की सुर्खी खोल गईं। दूर रहो, क्या बदतमीजी है। वो बामुश्किल खुद पर जब्त करते अपने भड़कते जज्बात को लगाम लगाए उसे खुद से दूर करने लगा, पर वो कहाँ दूर होने वाली थी। सॉरी, सरगोशी नुमा आवाज़ में कुछ देर पहले के लिए सॉरी करती उसके लबों पर फूली भटकी मुस्कुराहट को खींच लाई। हाँ हटो अब, पीछे हो गया तुम्हारा सॉरी। वो जल्द अज जल्द अपने आवाज़ को होने वाले एहसास से निकलना चाहता था, इसलिए ही बहुत एहतियात से उसे खुद से अलग किया। मुस्कान का चेहरा मुतगैर हो गया जब उसका बुरहान को शिद्दत से एहसास हुआ और वो लब भींच गया। वो उसे पीछे धक्का देती खुद गुस्से से दांत कचकचा कर करवट बदल गई। बुरहान हंस पड़ा और उठकर फर्स्ट एड बॉक्स से बरनाल निकालकर उसके पाँव के पास बैठा। मुस्कान उसकी उंगलियों का लम्स पाकर लब भींच गई। कुछ देर बाद वो बाथरूम में गया। हाथ धोकर बरनाल वापस रखते ब्लैंकेट में घुस आया। वो गुस्से से आगे हो गई, जिसे महसूस करते वो मुस्कुराया। इतना भी क्या गुरेज? उससे कमर में बाजू डालकर उसके पुश सीने से लगाई और कान में सरगोशी से बोला, छोड़ो मुझे। उसके पेट में कोनी मार कर ऊपर पड़ाई। मैंने नहीं तुम्हें कहा था मेरे करीब आओ? दूसरे हाथ से उसके बाल गर्दन से हटाकर
उससे अपना मुंह उसकी गर्दन में छुपाया। मुस्कान सांस रोक कर रह गई। मैं चाहता तो इसे अना का मसला बना सकता था, पर तुम पर एहसान किया माफ करके। झटके से उसका रुख अपनी तरफ करते उसके कान में कहते उसकी लो को दांतों में दबाया और बांसुआ घेरा तंग कर दिया उसके गिर्द। क्या बेहूदगी है, छोड़ो, फेरी का ख्याल करो, मैं सिर्फ तुम्हें तंग करने आई थी। वो झुंझलाकर मसम्मत करती बोली। बुरहान ने मुस्कुराते सर उठाकर फेरी को देखा। कुछ शरारतें तो कर सकते हैं ना, सजा तो करीब आने की मिलेगी। गैंगस्टर, वो भी उम्र कैद की। उसे कहते उसकी थोड़ी ऊपर उठाई और उसकी बंद आंखें देखकर मुस्कुराया। बहुत खूबसूरत हो। मुस्कान की सांसें रुक गईं। वो धक धक दिल के साथ बामुश्किल सब करती उसके हंसार में पड़ी थी, जबकि उसकी उंगली की सरसराहट उसे भागने पर मजबूर कर रही थी। उसकी मज़ीद जिसारतों पर उसके जिस्म का सारा हुन सिमट कर चेहरे पर आया और वो खुद में सिमट गई। बुरहान ने उसके लरसती पलकों को देखते उसके निचले लब पर अंगूठा फेरा। मुस्कान को अपनी धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी। वही हाल बुरहान की धड़कनों का था। दोनों एक दूसरे की सांसों से उलझे एक दूसरे की धड़कनें भी सुन रहे थे। उसे बेड पर लेटाकर खुद वो उस पर झुक गया और ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसके लबों पर झुका। साथ ही हाथ बढ़ाकर उससे साइड टेबल से मतलूबा चीज़ उठाई। उससे उसके दोनों हाथ ऊपर को उठाए, अलबत्ता सांसें भी अभी दोनों की उलझी हुई थीं। और फिर देखते ही देखते बुरहान ने उसे सांस लेने के लिए छोड़ा और वो भी संभलती ही अपनी सांसें बहाल कर दी। उससे ही पहले उसकी दोनों कलाइयों को हथकड़ियाँ लगा दी। नहीं बुरहान, उसे गुस्से से कहा, पर वो झपक कर उठा और उसका स्कार्फ उठाकर दोनों पाँव भी बांध लिए। हाँ बुरहान की जान। वो हंसा उसके पास आया। क्या समझती हो, यूं पास आकर मुझे बेवकूफ़ बना लोगी और मैं बन जाऊंगा? स्वीट हार्ट, तुम जैसी अनापरस्त गैंगस्टर लड़की इतनी जल्दी अपनी इंसल्ट भुलाकर मेरी बाहों में आ जाए, नॉट पॉसिबल। और तुम्हें बता दूं, जहां तुम पढ़ती थी वहां मैं तुम्हारा उस्ताद था। वो उसका मजाक बना रहा था और साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रहा था। ना मैं पढ़ती थी बेवकूफ़, ना थी मेरा कोई उस्ताद था। प्लीज़ बुरहान, समझने की कोशिश करो। अगर तुम गए तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। उससे हाथ पांव खोलने की कोशिश करते बेबसी से ज़िंदगी में पहली बार कहा और उसकी बेबसी बुरहान को आंख बनकर लगी। शट अप, तुम समझती क्या हो खुद को? इस बार नहीं डार्लिंग, मुझे किसी भी हाल में सबूत चाहिए। तुमने जो उस दिन कहा था, कहाँ जाते हैं हम जब लड़कियां अगवा होती हैं, तो बस वहीं जा रहा हूं। अपना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। सुबह तक पहुंच जाऊंगा। झुककर उसके सुर्ख लबों को दोबारा नरमी से छुआ। मुस्कान गुस्से से बिलबिलाकर उसे हाथों से पीछे धक्का देती उठ बैठी। अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी और चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लूंगी। उससे खूंखार अंदाज में धमकी दी। बुरहान ने पहले उसे देखा। क्या ये मोहब्बत है या तुम्हारे काम की प्लानिंग? पुरसोच से उससे पूछा। मुस्कान नसें फिर गई तो वो तलखी से हंसा। शौक से करो। वो कहता टेबल की दराज से टेप निकालकर उसके मुंह पर लगा दिया। मुस्कान की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब वो सपाट नसें उस पर डालकर फुल तैयार अपनी सोई हुई बेटी को बोसा देकर ब्लैंकेट दुरुस्त करता वहां से निकला और आखिरी नजर उस पर डालना नहीं भूला। वो चला गया जिद्दी इंसान और मुस्कान थक कर तकिए पर गिर गई। वो हाथ मरोड़ती उथल पुथल सांसों के साथ दांत के रूम के सामने खड़ी थी और कांपता हाथ उठाकर दरवाज़ा नॉक किया। वो शायद जाग रहा था। तभी जल्दी गंभीर आवाज़ में यस की सूरत में इजाज़त मिली। उसका दिल डूब गया। कांपते पाँव के साथ उसने दरवाज़ा धकेला और एक नज़र सुनसान राहदारी पर डालते कदम अंदर रखे। दांत सफ़ेद आंचल और फिर उसे उस वक्त अपने सामने पाकर झटके से सीधा होकर बैठा। हैरियत नूर, कोई काम था? नूर की साकित नसें उसके वजूद पर टिकी थीं और वहीं दिमाग पर वो वसी पहले सीने वाला अलिफ घुमा। क्या फ़र्क था दोनों में? कुछ भी नहीं, सिर्फ वो खुद ही बेवकूफ़ बनी थी। क्या हुआ नूर? दाद उसकी पहली आंखें अपने सीने पर पाकर मुस्कुराहट रुक गया। वहीं सख्त हरासा नूरुलैन होश की दुनिया में लौटी। "मु- मु- मु- मुझे आपसे कुछ काम है।" उसके मुंह से बेसाख्ता आप निकला था क्योंकि उसे दाद तस्वुर नहीं अलिफ तस्वुर करके बात कर रही थी। वल्ला, तुम कमीने से आप, मैं मर ना जाऊं अपनी बोनी के मुंह से आप सुनकर। वो मुस्कुराता बेड से उतरकर उसके पास आने लगा। नूर हरासा उसे करीब आते देखकर अपनी बात पर लानत भेजकर वहां से भागने के लिए मुड़ी कि दाद ने एकदम ही उसकी कलाई पकड़कर खींचा। वो आग करती लहराती उसके सीने से टकराई। बात तो मुकम्मल करके जाओ। उसकी आंखों में देखते हुए भारी आवाज से बोला।
नूर ने लबों पर जुबान फेरी और सांस रोकते सर हिलाया। जी, वो मैं चाहती हूँ हमारी शादी पर हूर भी आए, वरना मैं, वो कहती रो बड़ी खौफ से। दाद को उस पर तरस आ गया। तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है वोनी? मैं कोशिश करता हूँ, डोंट वरी। रो मत। काफ़ी मुश्किल था, पर उसकी आवाज़ देखकर वो हामी भर गया। उसकी आंखें साफ करते वो उसके चेहरे को देखने लगा जो सफ़ेद था। क्या हुआ है यार? इतनी हरासा क्यों हो? वो शदीद परेशान हुआ। नूर गड़बड़ा गई। नहीं, मैं हरासा नहीं हूँ, ना ही खौफजदा हूँ। अब मैं जाऊँ? वो कसमसा कर दूर होने लगी, पर दाद को कहाँ मंजूर था। चली जाना, पहले आओ कुछ बातें करें। वो उसका हाथ पकड़कर बेड के पास लाया। कितने दिन हो गए हैं? तुम ठीक मुंह बात नहीं करती। अब इतनी हिम्मत करके आ गई हो तो थोड़ी बात कर लें, मूड ठीक हो जाएगा। उसे बेड पर बिठाकर वो उसके सामने दोनों सानों बैठा और अपना सर उसके सानों पर रख दिया। नूर तो जैसे मरते मरते बची। उसके हाथों की हथेलियां पसीने से नम हो गई और माथे पे भी नन्हे नन्हे कतरे नुमादार हुए। अच्छा ये बताओ, रूम का कलर कौन सा करवाऊं? और फर्नीचर मेरे साथ पसंद करने चलोगी या मैं खुद पसंद करके आऊं? उसके हाथ चूमकर पूछने लगा। नूर ने तवील सांस ली। तुम पसंद कर लो सब कुछ, उससे जान छुड़वाई। शुक्र है इंसानों के रूप में आई। दाद उसे नॉर्मल देखकर हंसा। वैसे तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी इस वक्त मेरे रूम में आने पर। उससे शरारत से कहा, मुझे जाना है।" उससे गड़बड़ा कर उठना चाहा और दांत की जगह देने पर वो उठकर भाग भी जाती कि उससे एकदम सी उसके नाजुक वजूद को अपने हसार में भर लिया। तो प्लीज, वो रोने जैसी हो गई। बस यही कहना था, कोई फरमाइश, कोई लाड, कोई मोहब्बत नहीं? झुक कर उसके कान के करीब लपकी वो पूछने लगा। नूर अपने कान पर उसकी दुखती सांसें महसूस करती आंखें मीच गई। नहीं, वो झटके से उसे पीछे धकेल कर भाग गई और दांत कहकर लगा कर हंसा। पागल। क्या तुम होरोलैंड को बुलाओगे हमारी शादी में? वो बेड के समेत बैठ रहा था कि नूर ने सर अंदर डालकर फिर से तसल्ली के लिए पूछा। दांत चौंका और फिर मुड़कर उसे देखने लगा। करीब आओ, मुझे मनाओ तो मानूं। शरीर लहजे में बाहें फैलाकर उससे कहा। तो नूर हलक तर्क करती नफी करने लगी। तो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा। मुझे खुद वहां जाते डर लगता है। पता नहीं कब और कौन से वक्त उन्हें क्या बुरा लगे और तुम बेवा बैठी रहो यहाँ। उसकी सीरियस बात पर नूर के अंदर जहर घुल गया। तुम बता रहे हो कि नहीं? नूर गुस्से से पूछने लगी। दान ने संजीदा होकर उसे देखा। ठीक है, कोशिश करता हूँ। उससे फिर लटकाए रखने वाला जवाब दिया। दाद, मुझे कंफर्म जॉब दो, मुझे कुछ प्लानिंग करनी है अपनी बहन की पहली बार यहाँ आने के लिए। ओके ठीक है, अब खुश? उसकी हठधर्मी पर वो हामी भर गया और नूर सा हिलाती वहां से चली गई। दाद सोचने लगा कि अब कैसे आलम को मनाए हूर को अपनी शादी पर लाने के लिए। पता नहीं आलम राजी होगा भी कि नहीं, पर उसे अपनी बीवी की खुशी भी तो अजीज होती है। अगर हूर जिद करेगी तो वो जरूर मानेगा। उस सोच के आते ही दाद मुतमईन हो गया और वहीं नूर खुशी से पलट गई अपनी बहन का सोचते। उसका दिल कर रहा था सब कुछ बी के साथ शेयर करे, पर क्या पता दाद को मालूम पड़ जाए और फिर अलिफ। नहीं, मुझे ये राज की तरह सीने में दबा कर रखना पड़ेगा। ये उसका आत्मी फैसला था कि उसकी असलियत का जिक्र वो किसी से नहीं करेगी उस पाक एजेंट के कहने पर। रात की तारीखी वो सब इस वक्त कराची के इस वीरान इलाके में दाखिल हुए, जहाँ इमारतें तो बनी हुई थी पर वो आबाद नहीं वीरान थी। हर सू अंधेरा गहरा था। उस पे आसमान को छूती वीरान इमारतें। उसके ऑफिसर की तफ्तीश के मुताबिक लड़कियां यहाँ रखी गई हैं और कल यहाँ से पहली रात से दूसरे ममालिक पहुंच जाएंगी। यहाँ तो बहुत सी इमारतें हैं एसएचओ। कौन सी इमारत में लड़कियां हैं? सर, चौथी इमारत हमारी मतलूबा होगी। एसपी बुरहान की रफ्तार आवाज़ पर उसने जल्दी से बताया। तब उन्हें पीछे आने का इशारा देते सब आगे बढ़े और अपनी मतलूबा इमारत को पहले चारों तरफ से दूर से घेर लिया। वजह आसपास उनके आदमी पहरादारी कर रहे थे। पीछे हो जाओ। बुरहान और उसकी फोर्स देखकर आरिफ ने सबको पीछे रुकने का कहा। उनका भी आज ही यहाँ रेड मारने का इरादा था और मिस्सी को समझाया भी था कि वो यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, पर ये बिगड़ा आदमी कुछ समझे तो। किंग से उलझकर अपनी बर्बादी को खुद दावा दे रहा था। शायद वो इस लड़कियों को किडनैपिंग में भी पीस की इन्वॉल्वमेंट समझ रहा था। सर, यह एसपी मौजूद है। पुष्टूर जाकर एक सड़क के किनारे उससे सही से रब्ता किया। वो इस वक्त सिमी के पास मौजूद था। उसके राब्ते पर कुछ हटकर खिड़की के पास आ गया। तभी आरिफ ने कहा, जिस पर उसकी पेशानी पर सिलटे नुमादार हुई।
तुम्हारी बहन कहाँ है? काफ़ी सर ठहरा लहजा था। शायद इस इंसान ने कुछ किया है जिससे वो राब्ता नहीं कर पा रही, बल्कि मुस्कान की हार्ट बीट फास्ट शो हो रही है और इसके मुताबिक वो गुस्से में है। छोड़ो उसे और अपने आदमी को लेकर वहां से निकलो। एक भी उसके हाथ नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि ये बेवकूफ़ नहीं जानता भी इसके खिलाफ किसका इशारा है। तमस्सुर भरा लहजा था। ठीक है, पर क्या मुझे इस वक्त कमिश्नर का काम तमाम करना चाहिए? कुछ सोचकर वो बोला। नहीं, अगर उसका किस्सा ख़त्म हुआ तो फिर शहर में शोर मच जाएगा और वो ज़रूर अब इतनी बड़ी हस्ती के पीस के हाथों मौत पर मालाबाई की सुनवाई पोस्टपोन कर देगा। इससे जो हो रहा है उसे होने दो। मुझे जल्द ही किंग का किस्सा ख़त्म करना है। तुम सिर्फ अपनी बहन की हार्ट बीट तेज करो ताकि उस नाकारा लड़की का किस्सा ख़त्म हो। ठहर ठहर कर कहते आखिर में वो गुस्सा हो गया। आरिफ ने बामुश्किल मुस्कुराते रुकते सबको वापस चलने का इशारा दिया। क्या हम उसकी मदद करें? उससे शरीर होकर पूछा। तुम वही रिश्तेदारी निभाओ, यहाँ मत आना, वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा ये घर। साय ने जिताकर ब्लूटूथ गुस्से से कान से निकाले। आरिफ हंस पड़ा। आऊँगा, क्योंकि सेहत तो पहले ही बिगड़ गई है। वो इलाके से दूर अपनी गाड़ी में बैठे वहां से रवाना हो गए। उनका मकसद सिर्फ लड़कियों को बात से आप करवाना था। सो वो करते या एसपी, कोई फर्क नहीं था। मुझे तमाम मुजरिम जिंदा चाहिए, अंडरस्टैंड? इंस्पेक्टर अरमान, अगर लेडी ऑफिसर्स पहुंच गई हैं तो मुझे मुस्बत जवाब दें और अपने हथियार पर साइलेंसर्स लगाएं ताकि लड़कियों को कोई तकलीफ ना पहुंचे उनकी तरफ से। यस सर, एवरीथिंग इज़ रेडी। लेडी ऑफिसर्स पहुंच गई हैं, हम आपके ऑर्डर के मुंतज़िर हैं। उससे मुस्वित जवाब देते कहा। बुरहान ने फौरन ऑर्डर जारी किए, जिसके नतीजे में उसके पीछे ही सारे उस इमारत पर आहिस्ता आहिस्ता हावी हो गए। और फिर देखते देखते उन्होंने कुछ को जो मुकाबले पर उतर आए थे उन्हें सीधा मौत के निशाने पर रखा, जबकि काफियों को वो अपनी हिरासत में ले चुके थे। अब उन्हें इमारत के अंदर जाना था, जहाँ सिर्फ एसपी बुरहान, एसएचओ और इंस्पेक्टर जा रहे थे। उसके बाद लड़कियों को बात से आप करके हॉस्पिटल पहुंचाने का मामला बुरहान की निगरानी में लेडी ऑफिसर्स का था। एक बड़े से गेट को धकेल कर उनमें बुरहान ने कदम रखा। यहाँ वहाँ देखते वो आगे बढ़ा कि अचानक इमारत के अंदर से एक साया नुमादार हुआ, जो किसी और जुबान में गलीस बातें भूंकता किसी से मुखातिब था, या शायद बाहर किसी से राब्ता न होने पर गुस्सा कर रहा था। बुरहान उसे देखते ही थोड़ा साइड हुआ ताकि पाँव की आवाज़ आए, ना ही सांसों की। वो ऐसा से घूमकर उसके पीछे आ गया। कौन है? अब की बार वो उर्दू में घबराकर पीछे साई की मौजूदगी पाता धाड़ा। तुम्हारा बाप। कहने के साथ ही बुरहान ने उसके माथे का निशाना लिया और ट्रिगर दबाते हुए फड़फड़ाता नीचे गिरा। आ जाओ। उससे आने का हुक्म दिया और वो दोनों अंदर आए तो राहदारी से गुजरते एक निचले पोर्शन में गया। इंस्पेक्टर दूसरे और बुरहान तीसरे पोर्शन की जाती सीढ़ियों पर चढ़ा। बस सीढ़ियों के एंड पर ही चर्च की बू उसके दंतों से टकराई। साथ ही मध्यम सिसकियां भी गूंज रही थीं। ए, कुत्ते ने इतनी देर कर दी है, देख तो सारी मोछ उद करेगा। एक की धार थी तो दूसरा फौरन उठकर अंदर बढ़ा। मोबाइल टॉर्च की रोशनियां थीं जो वहां फैली हुई थीं, और बुरहान सब समझकर लब भींच गया। उसका दिमाग फटने के करीब था और इदारता खूनी हो गए। सर पर जैसे खून सवार था। पिस्टल का मैगजीन चेक करते उससे एकदम आगे बढ़कर सीढ़ियों पर नशे में मदहोश पड़े लड़कों के सरों पर फायर किया। तभी अचानक उसके पीछे कोई झपटा। अंधेरे में इस अचानक अवतार पर दोनों लड़खड़ा कर सीढ़ियों से नीचे गिरे। तब तक शोर शराबा मच उठा और फायर्स दस चीखें फैल गईं। बुरहान संभल कर उठा और अपने सामने उस लड़के को कर दिया जिसके सीने में उन्हीं गद्दारों की गोलियां सुराख कर दी गईं। इस गौतम गुताई में तमाम ऑफिसर्स अंदर पहुंच गए थे और मुकाबला दोनों तरफ से शदीद होता गया। ये कोई आम शराबी नहीं थे, गैंग के लोग थे जो ना सिर्फ मुकाबला करना जानते थे बल्कि चर्च शराब के नशे में भी शायद शदीद फायर्स की बारिश कर रहे थे। इस मुकाबले के दौरान बुरहान की तरफ से काफ़ी शहीद हुए और काफ़ी ज़ख्मी। उससे खुद बाजू में गोली लगी थी और अरमान को कंधे में, और वो जानता था वो हारेंगे नहीं। मुकाबले के लिए लोग बढ़ते ही जा रहे थे। शायद वो ऊपरी मंजिल से आ रहे थे और उसके काफ़ी एहलकार ज़ख्मी हो रहे थे। इनकी लाइट्स का खात्मा करो। उसके हुक्म पर फौरी तौर पर अमल किया गया और काफ़ी पिस्टल्स राइफल्स का रुख राइट की तरफ हुआ तो पूरी इमारत में स्याही फैल गई। अब समझ नहीं आ रहा था कौन किसका आदमी है, कौन पुलिस था। एहतियात से मिल जाओ इनकी टीम में। और जल्दी ही बहुत एहतियात से वो नीचे से रखकर बगैर आवाज़ के उनके साथ शामिल हो गए। सब एक दूसरे से राब्ते में थे, इससे किसी को अलग से हुक्म देने की जरूरत पेश नहीं आई। हम जो नीचे हैं उनसे मुकाबला करेंगे
तब तक तुम लोगों को उनके बीच रहकर तादाद कम करनी है। वो समझ गए थे क्या करना है। तभी सर कुछ पीछे थे बुरहान वालों की तरफ किए गए फायर पर। जब उनके बीच आदमी करतब तब फिर उस बार अंधेरे में जंग शुरू हो गई। वहाँ मौजूद उसके ऑफिसर आहिस्ता से मुंह पर ग्लव से मुकीद हाथ रख उन्हें पीछे कर दे और दूसरा पर दिमाग का निशाना, कोई गर्दन का तो कोई सीने का। 2 मिनट उनकी बड़बड़ाहट रहती, साकित होने पर ही पीछे सुला दिया जाता। एक तरफ सामने से मुकाबला, दूसरी तरफ पीछे से। रुको, ये हमारे लोग क्यों कम हो रहे हैं इडियट्स? एक को जल्दी एहसास हुआ, वो धाड़ा। क्योंकि कानून की 4 आंखें हैं, 2 आगे 2 पीछे। कहाँ से बच सकते हो? बुरहान की तमस्सर उड़ाती आवाज़ उससे अपने कानों के करीब मौजूद हुई। यू बास्टर्ड! उसका भी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि उसके भारी हाथ का मुक्का हवा में लहरा था, उसके मुंह पर पड़ा। और दूसरे पर वो भी कराया ही होगा कि बुलंद फिजा में बूट में मुकीद लात जबड़े पर पड़ी। एक फलक शगाफ चीख के साथ उस जमीन पर गिरा। अंधाधुंध फायरिंग से उनकी मैगजीन साली थी, पर हाथ कमजोर नहीं था। बाकी जो बचे थे उनके लिए उनके हाथ पांव ही काफी थे। शदीद चीखें पुलिस के स्या बूटों के वार पर उनकी आहें बुलंदियों को छू रही थीं। लड़कियां सहमी इस जहन्नुम में बैठी थीं, तो कोई दबकर छुपने की कोशिश में नाकाम होता। उनके बूटों के वार से था सीढ़ियों से घसीट कर उन्हें गाड़ियों में धकेल दिया गया, पर इस दौरान वो खुद काफी जख्मी थे। वहां मौजूद ड्रग्स के बैग्स और लड़कियों को लेडी पुलिस जो बाहर खड़ी थी बुरहान के हुक्म पर अंदर पहुंची तो उन्हें लिए आहिस्ता से सीढ़ियां उतरकर गाड़ी में बिठाने लगे, तो किसी की बाहों में भर के। मुझे लगता है हमें फौरन अस्पताल जाना चाहिए, वरना मीटिंग में गैरहाजिरी अलग मुसीबत बनेगी। एसएचओ ने उनके बैठे फोन को देखते कहा। उनके 200 लोगों में से चंद ही रह गए जिन्हें फौरन हथकड़ियां पहनाई गईं, और अब इस इमारत को पुलिस ने हिरासत में लेकर कल मीडिया के सामने उन दहशतगर्दों के अपने प्यारे मुल्क में खुफिया अड्डे को सामने लाना था कि ऐसी जगह को देखते हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए, सख्त से सख्त, और पुलिस की सपोर्ट करनी चाहिए। पहले इस जगह पर सिक्योरिटी का इंतजाम करना है, कोई सबूत न मिटाए। उसके सोच को वो सराहते हुए सिक्योरिटी का इंतजाम करने लगे। वाकई जहाँ इतने लोग अचानक सामने आ सकते थे, वहाँ इस इमारत को मिटाने में कितनी देर लगाते। सर, आपको क्या लगता है इसमें 20 का हाथ होगा? इंस्पेक्टर अरमान पर उसके पास बैठे पूछा। ये सवाल काफी गौर सोच रखता है। कोई लिंक जरूर है, वरना हमें यहाँ देखकर गाड़ियां धूल उड़ाकर न भागती। वो इतना अंधा नहीं था जितना उसके साले ने उसे सोच लिया था। क्या तुम हुरुल लैन के साथ से खुश हो आलम? सिमी उसके घने पूरे बालों में उंगलियां फेरती दिल ने मुसलसल उठता सवाल पूछने लगी। क्या आपको वो पसंद नहीं आई? आलम को यह सवाल चुभा था। दिल में बेशक मोहब्बत इश्क थी अपनी बहन के लिए, पर हुरुलैन का अलग मुकाम था, शायद रूह का, जो निकाह के बाद उससे पाकीज़ा रिश्ते में जुड़ा था। तब जब वो उसके पैरों में गिरकर उसकी बहन के लिए गिड़गिड़ाई आई थी, या तब जब वो स्याह रात में उससे प्लीज कहकर मदद मांग रही थी। मतलब वो उसके लिए अहमियत रखता था। उसकी मदद से वो जान गई थी कि उसकी मदद फिर करेगा। ये पुकार, ये एहसास उसे बहुत पसंद आया था। अगर उसकी बहन ना भी कहती तो भी शायद सईर आलिम का इंतहा वही होती। कोई खौफ की बजाय मदद के लिए पीस को बुला रहा था। ये एहसास उसे काफ़ी भाया था। तुम्हें बुरा लगा? सिमी उसके लहजे की नाराज़गी भाप गई। जी। बगैर हेर फेर के उससे बता दिया, क्योंकि वो अपनी बहन से झूठ नहीं बोल सकता था। बहुत प्यार करते हो उससे? सिमी ने मुस्कुराते उसकी पूरी चमकदार आंखों में देखा। वो होले से मुस्कुराया। वो करती है। अपनी बहन के चेहरे से नसें हटाकर सामने देखने लगा। मैं तुम्हारा पूछ रही हूँ, मुझे दादी बोली। उसकी पूरी आंखों में पुरस्कार सी चमक पैदा हुई, जो सिमी को दिल धड़का गई। मैंने उसे अपने मतलब के लिए रखा है। बहुत पुरस्कार सा लहजा था। मतलब? कौन सा मतलब? उससे उलझ कर पूछा।